हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यानी हम जीव विज्ञान को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं और काफ़ी ढेरों सारी जानकारी मैंने आपको जीव विज्ञान के बारे में आपको प्राप्त करी या आपको दी और आपने जो है वह जानकारी प्राप्त करी। अब जीव विज्ञान के अंदर हमने पौधों के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम मनुष्य यानी मानव के बारे में भी बात कर रहे हैं और जो अन्य जानवर हैं, उनके बारे में भी हम और अन्य जीवों के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा को एक पद और आगे ले जाने के लिए यानी एक स्टेप और आगे ले जाने के लिए आज का जो विषय है, वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी परीक्षा के लिए भी और आपके जो अपने जीवन है, उसके लिए भी, जिससे हमें पता चले कि जो मानव है, उसकी संरचना कैसे होती है। कैसे एक मानव से दूसरा मानव जो है बनता है और जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है, जो प्रजनन तंत्र है मानव का, वह किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से प्रकृति का यह अद्भुत खेल यानी जो आपका जीवन है, वह किस तरीके से आपको प्राप्त हुआ, क्या उसकी प्रक्रिया है, इन सब को लेकर या हमारे शरीर में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं या हमारे शरीर का कौन-सा अंग इस प्रजनन प्रक्रिया में शामिल होता है, उन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा का विषय अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से अक्सर देखा गया है जो हमारी परीक्षा है वहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ इसीलिए यह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मूल रूप से जो हमारी जैविक विज्ञान की चीज़ें हैं, उन्हें आपको अच्छे से जो है उनका आपको रिवीजन करना है और निरंतर अभ्यास करना है, तभी वह आपको याद हो पाएँगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में जिसके वो जो चर्चा का विषय है आज की हमारी कक्षा का वो है रिप्रोडक्टिव इन सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मानव का प्रजनन तंत्र। तो देखिए प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है इस संसार के अंदर? चाहे वो पेड़-पौधे हों या कोई और जीव-जंतु हों। अगर जो प्रजनन है प्राकृतिक रूप से अगर वो नहीं होगा तो जो हमारा जीवन है, जो पृथ्वी के ऊपर हमारा जो जीवन है, वह नष्ट होने लगेगा। इस जीवन की प्रणाली को या इस जीवन के चक्र को ऐसे ही नियमित रूप से चलाए रखने के लिए यह प्रजनन की जो प्रक्रिया है, जो कुदरत ने हमें दी है, वो मानव को या और भी अन्य जो जीवी प्राणी हैं, उनको जो है बनाए रखनी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जैसे आप हैं, आपके जो पिताजी, माताजी हैं और उनके पिताजी, माताजी हैं और उनके जो पिताजी, माताजी होंगे, किसी बहुत जो है कम अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ या मैं अंदाज़ा लगाऊँ, तो ऐसे कम ही होंगे जो अपने दादा-दादी के माता-पिताजी को देखे हैं या अभी उपस्थित हैं। तो कहने का मतलब है कि मानव शरीर की एक आयु होती है, तो मानव शरीर अपनी आयु तक ही रहता है, उसके बाद वह नष्ट हो जाता है, यानी उसके प्राण चले जाते हैं मानव के। ऐसे ही कोई भी जो जीवित व्यक्ति है, उसकी अपनी एक आयु होती है, अपनी आयु के बाद वह मृत्यु के प्रति जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अगर इस तरीके से जो प्रजनन की प्रक्रिया है, वह नहीं होती या प्रजनन की प्रक्रिया जो है नहीं चलेगी, तो क्या होगा धीरे-धीरे जो जनसंख्या है, वह कम होती रहेगी और जो मानव या जो और जो जीव-जंतु हैं, वह हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो जीवन है वह नष्ट हो जाएगा। इस जीवन को नष्ट ना होने के लिए कुदरत ने हमें जो है प्रजनन करने की प्रक्रिया दी है। प्रजनन करने का जो है हमें मार्ग दिखाया है कि प्रजनन करने से जो आपका जो जीवन शैली है, जो जीवन चक्र है, जो पृथ्वी पर जो जीवन है वह चलता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं किस जो कौन से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हमारे जो शरीर है उसमें हिस्सा लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यानी जो पुरुष का जो प्रजनन प्रणाली है, वह क्या है और उसमें कौन से सिस्टम हैं? देखिए पुरुष की जो प्रजनन प्रणाली होता है, एक जोड़ी वृषण यानी उसके अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं उसका एक पेयर होता है। 2 जो टेस्टिस होते हैं उनका एक पेयर होता है और उसके बाद एक्सेसरी डक्ट और उसके अंदर सहायक नलियाँ होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं और बाह्य जननांगों से मिलकर बनी होती है यानी जेनेटिलिया से जो है बनी होती हैं। तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं, यह हमारे प्रजनन के लिए जो है
अंग हैं, ये प्रजनन अंग होता है और इनका क्या उपयोग रहता है, किस तरीके से ये हमारे प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें सहायता पूर्वक होते हैं, तो अब हम उन पर चर्चा करते हैं। वृषण और जो टेस्टिस होता है वो हमारे शरीर के बाहर एक कैविटी, एक थैली में स्थित होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो जैसे अगर आपने शरीर देखा है, तो आपके जो शरीर के बाहर जो टेस्टिस हैं, वो इस तरीके से जो एक थैली में रहते हैं, ये आपका पीनस है। तो इस तरीके से जो थैली है, उसमें ये जो टेस्टिस हैं, वो रहते हैं। तो ये जो थैली होती है, जो मानव शरीर की जो जहाँ पर टेस्टिस रहते हैं, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? स्क्रोटम। तो याद रखिएगा, स्क्रोटम हम किसे कहते हैं। वहीं वृषण का जो आकार अंडाकार का होता है, जो हमारा टेस्टिस होता है, उसका जो शेप क्या होता है? ओवल का होता है। और वह डेंस टिश्यूज़, यानी वह जो उत्तवक होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके यानी घनत्व, यानी उनका जो टिश्यूज़ होता है वो काफ़ी घनत्व टिश्यूज़ से बने होते हैं। ईच टेस्टिस इज़ डिवाइडेड इंटरनली इंटू 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर ट्यूबल्स, यानी जो प्रत्येक जो टेस्टिस है, वह 250 कक्षों में विभाजित होता है, जिसे वृषण ल्यूब्यूल कहा जाता है, यानी टेस्टिकुलर ल्यूबुलस कहा जाता है। प्रत्येक ल्यूबुलस में 1 से 3 इत्याधिक मुड़ी हुई वर्निलिक जो है हमारे क्या होता है सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स होते हैं, वर्निलिका होते हैं, जहाँ पर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो अब आपसे बोला जाएगा जो टेस्टिस है, जो आपके टेस्टिस होते हैं, इसको आप सही स्पेलिंग करेंगे, यहाँ पर टेस्टिस है। जो टेस्टिस होते हैं, यह जो थैली होती है, जो पाउच होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। उस पाउच का क्या नाम होता है? स्क्रोटम। ये आपको पता होना चाहिए। अब जो टेस्टिस का जो शेप होता है, वो ओवल होता है, अंडाकार शेप में होता है और वह काफ़ी डेंस जो है, डेंस और ऑर्गन से यानी डेंस टिश्यू से बने होते हैं और हर टेस्टिस जो है 250 कंपार्टमेंट्स में बटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो प्रत्येक लोब्यूल है, वह 1 या 3 जो है सेमीफिनरस ट्यूबेल्स, यानी वीर्य नालिका उसके अंदर मुड़ी हुई होती है, 3 या 3 से अधिक मुड़ी हुई वीर्य नालिका होती है, जहाँ पर शुक्राणु उत्पन्न होता है। शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म। यही स्पर्म जब फीमेल के अंदर रहता है, तो वहाँ पर उसका जो एग है, ओवियम, उसको फर्टिलाइज़ करता है और वहाँ से जायगोट और शिशु का जो है उत्पत्ति होती है। तो यह चीज़ें आपको एक-एक समझना है। तो स्पर्म कहाँ बनेगा? सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स में। और ये किसके अंदर होंगी? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होंगी और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? 250। और ये किसके अंदर होते हैं? ये टेस्टिस के अंदर होते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। Each seminiferous tubule linked internally by male germ cells and Sertoli cells, यानी जो प्रत्येक वीर्य नाली का आंतरिक रूप से पुरुष बीज कोशिका, यानी जो मेल का जो जर्म शेल होता है, बीज कोशिकाओं और सिरटोली कोशिकाओं से लाइन की गई होती है। यानी जो सेमीफिनरस ट्यूबेल हैं, वह किससे लाइंड होंगी या वो किससे कनेक्ट होंगी, किससे जुड़ी होंगी? मेल जर्म सेल से बनी होती हैं और सेरेटोइल सेल से बनी होती हैं। उनके द्वारा जो है हमारी सेमीफ्यूरस यानी वीर्य नालिका बनी होती है। बीज कोशिकाओं में ओटिक विभाजन और शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो जो आपके जो जर्म सेल होते हैं, वो मियोटिक डिवीजन में जाएंगे। किस में जाएंगे? मियोटिक जो है डिवीजन में जाते हैं। तो याद रखना, जर्म सेल, जर्म कोशिका मियोटिक विभाजन में जाएगी और यहाँ मेयोटिक विभाजन में जाकर ये किसकी उत्पत्ति करते हैं या किसको उत्पन्न करते हैं? स्पर्म को, शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं।
इस बारे में आपको जानकारी ज्ञात होनी चाहिए। अब हम आता है सर्टोली सेल जो होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अब सर्टोली सेल क्या करेगा? अब जर्म सेल को जो है न्यूट्रिशन चाहिए। जो सर्टोली सेल होता है वह जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो अगर न्यूट्रिशन नहीं बने मिलेगा तो आपका जो स्पर्म है जो फॉर्म हो रहा है वह नहीं हो पाएगा, जो शुक्राणु बन रहे हैं वह नहीं बन पाएंगे। आउट वीर्य नालिका के बाहर अंतःस्तर कोशिकाएं या लेडिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो वीर्य नालिका है सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स ट्यूबल्स जो हैं इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल उनके बाहर प्राप्त होते हैं। तो क्या मिलता है उनके? इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स जो है वह प्राप्त होते हैं सेमिनिफ्यूरस ट्यूबल्स के बाहर। और वह क्या करते हैं? वे वर्षण हार्मोनम या यो एंड्रोजेंस जो आपके एंड्रोजेंस होते हैं उन यानी टेस्टिकुलर हार्मोन्स को जो है क्या करते हैं? रेसे करते हैं और एंड्रोजन कहलाते हैं। तो जो हार्मोन्स है ते सिक्रीट हार्मोन्स को निकालते हैं। कौन से हार्मोन्स को निकालते हैं ये? यानी इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल अंतस्तर जो कोशिकाएं हुए और जो लेडिक कोशिकाएं हैं वह क्या करेंगे? वह जो लेडिक कोशिकाएं हैं वो जो सीक्रेट करते हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन निकालते हैं। और टेस्टिकुलर हार्मोन को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन्स को हम एंड्रोजेंस कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। तो जर्म सेल मियोटिक डिवीजन में जाएगा और वहां से स्पर्म बनेगा और सेरोटोली सेल क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा किसको? जर्म सेल को। वहीं जो इंटरस्टिशियल सेल है और जो लेडिक सेल है उससे टेस्टिकुलर हार्मोन निकलेगा और जो टेस्टिकुलर हार्मोन है उसी को हम क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस कहते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारा एसेसरी डक्ट यानी सहायक नलियां क्या होती हैं? यह अब हम इस पे चर्चा करते हैं। सहायक नलियां क्या होती हैं? सहायक नली में रेट वृषण यानी रेट टेस्टिस, वसा एफ्रेटिया यानी एफ्रेंटिया और एपिडीमिस और वास जो वास डेम्फ्रिस शामिल होते हैं। तो क्या क्या है एसेसरी डक्ट में? याद रखना, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया और एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस, ये होता है आपका एसेसरी डक्ट में। और जो सेमिनिफेरियस जो वीर्य नालिकाएं रेटे वर्षण के माध्यम से वसा एफ्रेंटिया में खुलती हैं। जो वीर्य नालिकाएं होती हैं, जो सेमिनिफेरियस जो ट्यूबेल्स होती हैं, वह किसके माध्यम से, वह कहाँ पर खुलती है? पहले ये बताइए। वास इन्फ्रेशिया के में खुलती है। किसके माध्यम से? रेटेटेस्टिस के माध्यम से। तो रेटेटेस्टिस के माध्यम से वीर्य नालिकाएं वास इन्फ्रेशिया में खुलती हैं। वास इन्फ्रेशिया वर्षण यानी जो है एपिडेमिस में वर्षण की पिछली सतह के साथ स्थित एपिडेमिस में खुलता है। यानी जो वास इन्फ्रेशिया है वह एपिडाइमिस में खुलेगा। किसके साथ? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पर लोकेट होगा वो। और उसमें कहाँ पर ओपन होगा? वो एपिडाइडिमस में होगा। और जो आपका एपिडिडिमस वास डिफरेंसेस में जाता है, जो पेट को बाहर बढ़ता है। यानी जो पेट के बाहर जो बढ़ता है वो कहाँ पर जाता है? वास डिफरेंसेस में जाता है। यह मूत्राशय के ऊपर एक लूप बना होता है वहाँ और वीर्यशय से एक नली प्राप्त करता है। तो क्या होता है? एक लूप बनाकर रखता है जहां पर यूरिन ब्लैडर होता है ना, उसके पास एक लूप बना के रखेगा और वहां से क्या रिसीव करेगा? सेमिनल विस्कल को रिसीव करेगा। जो डक्ट जो नली आ रही है, वीर्य नली आ रही है, उसको क्या करेगा? वहां पर रिसीव करेगा। बाद में ये कहां पर खुलेगा? ये नलियां वृषण से बाहर ताकि शुक्राणुओं को संग्रहित और परिवहन करती हैं। तो ये जो नलियां हैं ये स्टोर करेंगी और ट्रांसपोर्ट करेंगी स्पर्म को। कहां से? टेस्टिस से यूरेथ्रा से बाहर। तो
इन नलियों में स्पर्म जो है टेस्टिस से चलकर यूरेथ्रा से बाहर आता है, और जो यूरेथ्रा होता है ओपन आउटसाइड थ्रू द पेनिस नोन एज यूरेथ्रल मेट। जो पेनिस की तरफ से जो यूरेथ्रा खुलता है उसको आप क्या बोलते हैं? जहां से यूरेथ्रा ओपन होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? मूत्रीय मार्गीय मीटस, यूरेथ्रल मीटस। तो क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई किस तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई? तो यहाँ पर एसेसरी डक्ट के बारे में बताया कि एसेसरी डक्ट जो सहायक नलियां हैं उसमें क्या क्या है। उसमें रेट वृषण है, यानी रेट टेस्टिस है, वसा एफ्रेंटिया है, वसा एफ्रेंशिया है, एपिडिडिमिस है, एपिडिडिमिस है, और वसा डिफरेंस है। डिफरेंस, वसा डिफरेंस, रेटे वर्षण, वसा एफ्रेंशिया और एपिडिडिमस है। तो हर एक का काम आपको अब मैंने यहाँ पर बताया किस तरीके से ये कार्यरत होती हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका परीक्षा है उसमें इस चीज़ को लेकर आपसे सवाल किया जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो एक्सटर्नल जेलेंशियल होता है, जनांग होता है, वह पेनिस पुरुष का बाह्य जनांग होता है। तो जो पेनिस होता है वो मेल का एक्सटर्नल जेनेंशियल होता है, जो किससे बना होता है? मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज टू फैसिलिटेट इंसिमाइनेशन, यानी जो निष्पेचन कर पाए, निष्पेचन को सुगम बनाता है। यानी जो पेनिस होता है पुरुष का बाह्य जननांग होता है, जो विशेष उत्तक टिश्यू से बना होता है, जो निषेचन के सुगम बनाता है, यानी फैसिलिटेट करता है, इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करता है, उसको जो है आसान बनाता है। अब होता है हमारे एसेसरी ग्लैंड, यानी सहायक ग्रंथि कौन से होते हैं? तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव प्रजनन जो तंत्र है उसकी जो सहायक ग्लैंड है, यह जो प्रश्न है कई बार जो है पूछा गया था, तो आपको याद रखना है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, यानी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर भी देखने को मिलता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ग्रंथ युग्मित वीर्याशय हो गया, एक युग्मित बिलोरेथल ग्रंथि हो गया, जो बुलबोरेथल ग्रंथि हो गया। पुरुष में पाए जाने वाली सहायक ग्रंथियां हैं, तो एक बार लिख लेते हैं कौन सी है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ग्लैंड पेयर्ड सेमीवेस्क्यूल्स, सेमिनल वेसल्स, एक और बुलबोरेथल, बुलबोरेथल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। सेमिनल वेस्क्यूल्स का एक पेयर होता है और एक पेयर किसका होता है? बुलबोरेथल ग्लैंड का। और ये कहाँ मिलते हैं? आपके यानी मेल यानी पुरुष के अंदर ये जो है ग्लैंड आपको मिलेंगे। इन ग्रंथियों का स्त्राव कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। जो इन ग्रंथियों से ग्लैंड निकलता है, तो यहाँ से जो ग्लैंड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ये ग्लैंड निकलता है यहाँ से, सेमिनल सीमेनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सीमेनल प्लाज्मा। यह फ्रक्टोज, कैल्शियम और दूसरे एंजाइम से बना होता है। तो ये किससे बना होता है? फ्रक्टोज से, कैल्शियम से और दूसरे एंजाइम। तो यहाँ पर याद रखना फ्रक्टोज कैल्शियम से बना होता है सेमिनल प्लाज्मा। और जो प्रोस्टेट सेमिनल विसिल्स और बुलबोरेथल के ग्लैंड से जो है निकलता है, ग्लैंड है, उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो जो पेनिस होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल जिलेंशियल होता है, जो किससे बनता है? वो स्पेशल टिश्यू से बनता है। क्यों? जिससे वो फैसिलिटेट कर पाए इंसेमिनेशन को क्या है? वो फैसिलिटेट कर पाए, निषेचन कर पाए, और जो है उसको निकाल पाए। तो ये जो ग्लैंड हो गया, कितने तरीके के ग्लैंड होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेस्क्यूल्स ग्लैंड, बुलबोरेथल ग्लैंड। तो ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्लैंड है आपके पुरुष के अंदर कौन से ग्लैंड होते हैं, और इन ग्लैंड से क्या निकलता है? सेमिनल जो है प्लाज्मा निकलता है, और वह किसका बना होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम का। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से अंग होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
या फिर हम बात करें अब मेल में जो प्रजनन का जो कौन से अंग हैं, जो कौन से ग्लैंड है वो अभी हमने देख लिया, पीनस को देख लिया, टेस्टिस को देख लिया, स्क्रोटम देख लिया, ग्लैंड देख लिए और उसके साथ-साथ जो उसके जो आपके जो फेरिशियल ट्यूब्स थे उनको देख लिए, वीर्य नालिकाएँ देख ली। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर कौन से अंग हैं या फिर कौन से हमारे ग्लैंड हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में मिलता है, यानी जो महिलाएँ हैं उनके प्रजनाली जो प्रजनन प्रणाली है उसके अंदर क्या-क्या है। तो इसको हम एक बार देखते हैं और समझते हैं। एक जोड़ी अंडाशय यानी एक पेयर होता है इनका ओवरीज़ का, ओवरीज़ होते हैं इनके अंदर और ओविडक्ट होता है। यहाँ पर लिख देता अ पेयर ऑफ ओवरीज़ यानी 2। पेयर का मतलब होगा यानी ये 2 संख्या में है। ओविडक्ट, ओविडक्ट होता है इनके अंदर। एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होता है, वजाइना होता है और एक्सटर्नल जिनेंशियल होता है। और क्या होगा? जिनेशलिया जेनेशिलिया। यह संरचना श्रोणि क्षेत्र में होता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये इनके पैल्विक रीजन में होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला प्रजनन प्रणाली में एक जोड़ी आपको ओवरीज के मिलेंगे, अंडाशय के मिलेंगे। एक जोड़ी आपको ओविडक्ट यानी ये 2, ये भी 2 और एक यूरेट्रस मिलेगा आपको, जो यूरेट्रस होता है वह मिलेगा। यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेलेंशियल होता है। ये क्या होता है आपका? एक्सटर्नल जेलेंशिया। जेनेश जेनेलेशिया होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये कहाँ पर होंगे? ये सब के सब पैल्विक रीजन में मौजूद होंगे। कहाँ होंगे? पैल्विक रीजन में मौजूद होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओवरी, अब देखते हैं ओवरी का काम क्या होता है? अंडाशय। अ पेयर ऑफ ओवरीज आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। तो जो पेट होता है, पेट जो लोअर एब्डोमेन होता है, तो एक जोड़ी अंडाशय निचले पेट के प्रतीक ओर स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो जो है हमारे पेट के जो है निचले जगह पे स्थित होंगे। इस तरीके से ये जो है स्थित होते हैं। तो ये इस तरीके से स्थित होंगे। इस तरीके से जो है ये स्थित होंगे। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। तो पहली बात ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आप लिखें लोअर साइड, ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट। इसके ईच साइड और इनकी लंबाई क्या होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं और यह बंधनों के माध्यम से श्रेणी की दीवार और गर्भस्थ से जुड़े होते हैं। और ये क्या करेंगे? ये पैल्विक वॉल और यूट्रस से जो है जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? पैल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़े होते हैं। किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से। तो लिगामेंट की मदद से जो हमारे ओवरीज हैं, जो महिलाओं में पाए जाते हैं, वो लिगामेंट की वजह से मदद से पैल्विक वॉल और यूट्रस में जुड़े रहते हैं। अंडाशय को बाहरी रूप से उपकला से ढका होता है। तो जो हमारा जो ओवरी होता है, ये बाहर से एपिथेलियम किससे कवर होता है ये? कवर्ड बाय एपिथेलियम। एपिथेलियम से उपकला, एपिथेलियम से जो है ये कवर्ड होगा। ओवेरियम स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इनसाइड द एपिथेलियम कवरिंग। और जो उपकला है उसके अंदर क्या होगा? एपिथेलियम कवरिंग के इनसाइड में क्या होगा? ओवेरियन
स्ट्रोमा। तो अभी तक हमने क्या देखा ओवरी को लेकर? ओवरी की जो प्रत्येक जोड़ी है वो एब्डोमेन है यानी पेट है, उसके दोनों साइड होगी, निचले हिस्से में दोनों साइड होगी। इसकी जो लंबाई होगी वो 2 से 4 सेंटीमीटर तक की होगी और ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से जो है जुड़े रहेंगे, किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से। और जो ये ओवरी है, ये बाहर की जो कवरिंग है किससे की जाती है? एपिथेलियम से की जाती है। और एपिथेलियम की कवरिंग के अंदर क्या मौजूद रहता है? ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा कहाँ होता है? जो कवरिंग के अंदर जो है ओवेरियन स्ट्रोमा मौजूद होता है। स्ट्रोमा को 2 जोन में विभाजित किया जाता है। तो स्ट्रोमा को हम 2 जोन में विभाजित करते हैं। जो बाहरी जोन होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। तो जो स्ट्रोमा है इसको 2 जोन में जो है विभाजित किया गया। इसको हमने बोल दिया आउटर और इसको बोल दिया हमने इनर। तो आउटर जोन को हमने क्या बोला? कोर्टेक्स। और इनर जोन को क्या बोला? मेड्यूला। तो मेड्यूला स्ट्रोमा के इनर जोन को बोला गया और वहीं आउटर इसके कोर्टेक्स को बोला गया। जो आउटर में है उसको कोर्टस बोला गया और जो ये है स्ट्रोमा का जो इनर जोन है उसको मेडुला बोला गया। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई ओवरी के बारे में कि ओवरी जो है पेट के निचले दोनों साइडों में मिलेगा, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होगा, वो पेल्विक और यूट्रस से जुड़ा होगा लिगामेंट की मदद से। उसकी जो एक्सटर्नल कवरिंग या बाहरी रूप से जो ढका होगा एपिथेलियम से, और एपिथेलियम के अंदर जो है ओवरियम स्ट्रोमा होता है। और ओवरियम स्ट्रोमा जो है उसके जो जो स्ट्रोमा जो है वो 2 जोन में बटा होता है, 2 जो है जोन में विभाजित होता है। जो बाहरी जो जोन होता है, जो बाहरी कक्ष होता है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स और जो अंदर का होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कोर्टेक्स के क्षेत्र में स्ट्रोमा में विभिन्न विकास की स्थिति में ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। तो जो स्ट्रोमा ऑफ द कोर्टेक्स यानी जो कोर्टेक्स का रीजन है, स्ट्रोमा में कोर्टेक्स का जो रीजन है, कोर्टेक्स रीजन में क्या होता है? ओवेरियन फॉलिसिल्स जो है, ओवेरियन फॉलिसिल्स क्या होते हैं? फॉलिकस मत जो है प्रेजेंट होते हैं अलग अलग डेवलप, जैसे जैसे जो है क्या होगा विकास होता रहेगा तो ओवेरियन फॉलिसिस जो है अलग अलग विकास के तौर पर ये है डेवलप होते रहेंगे। प्रत्येक फॉलिकल है, फॉलिकल में केंद्र में एक ओवोसाइट क्या होता है? ओवोसाइट होता है। तो हर एक फॉलिकल के केंद्र में ओवोसाइट होता है जिसे एक या अधिक परत के फेल्यूकुलर कोशिकाओं से घेरा जाता है। तो ईच फोलोसाइट, जो ये फोलोसाइट है, फोलोसिल है, फोलोसिल जो है इसके अंदर क्या होता है? क्या अंदर होता है इसके? ओवोसाइट होता है। और ये क्या होता है? सेंटर में। और इसको किससे घेरा जाता है बताइए? किसकी लेयर होती है इसके ऊपर? फॉलिक्यूलर सेल। तो फॉलिक्यूलर सेल की इसके ऊपर लेयर होंगी जो इसको कवर करके चलेंगी। तो यहाँ तक हमने बात को सीख लिया, फॉलिक्यूलर सेल की जो होंगी लेयर होंगी। एक परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल में एक तरल पदार्थ से भरी हुई जगह होती है। तो जो एक परिपक्व जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल होगी उसमें क्या होगा? हैज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। तो उसके अंदर जो है फ्लूइड भरा होगा और जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे एंथ्रम। क्या बोलेंगे उसको? एंथ्रम। ओव्यूलेशन के बाद यानी ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफियम फॉलिकल का शेष भाग एक बड़े कोशिका के ढेर के रूप में बनता है। तो जब ओव्यूलेशन बनता है तो ग्रेफियम फॉलिकल का एक जो बहुत बड़ा भाग है वह कॉर्पस लैक्टम के रूप में बनता है, जो प्रोस्टोजन ग्लैंड जो है उनको निकालते हैं रूप में बनता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है और जो प्रोस्टोजन का रिसाव करता है।
यानी उनसे क्या निकलता है, प्रोस्ट्रोजन ग्लैंड निकलता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड किस में निकलते हैं, पुरुष में, और प्रोजेस्टेरोन ग्लैंड किस में निकलते हैं, महिलाओं में। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। पेयर्ड ओविडक्ट, अब पेयर्ड ओविडक्ट का क्या कार्य होता है ये और देख लेते हैं। जोड़ी ओविडक्ट, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक ओविडक्ट की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब अंडाकाश के पास शुरू होती है। तो फैलोपियन ट्यूब कहाँ से शुरू होती है, जो है ओवरी से शुरू होगी, ओवरी के पास से शुरू होती है और गर्भाशय से जुड़ी होती है और यूट्रस से जुड़ी होती है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है इस तरीके से, ये आपका क्या हो गया, यूट्रस हो गया। तो इस तरीके से जो है फैलोपियन ट्यूब जो है, तो ये आपकी क्या हो गई, ओवरी हो गई, और ये क्या हो गया आपका, फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो उनसे जुड़ा होता है, और ये किससे जुड़ी है, यूट्रस से जुड़ी है। तो ये चीज आपको यहाँ पर अब समझ में आ गई होगी, है ना, गर्भाशय से जुड़ी होती है। तो फैलोपियन ट्यूब किसको जोड़ के रखती है, जो ओवरी है, ओवरी को यूट्रस से जोड़कर जो कार्य करती है, वो कार्य कौन करती है, फैलोपियन ट्यूब। ओवरी के निकटम भाग को फेलन आकार कहा जाता है। तो जो ओवरी का जो निकटम भाग होता है उसको हम फेनल जो है आकार कहा जाता है, जिसे इनफोडिबुल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कहा जाता है। तो जो फेनल आकार का जो होता है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलल कहा जाता है। इसमें उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन होता है। तो इसमें फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम फिम्ब्रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। तो इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। यह ओवा को संग्रह करने में मदद करता है, यह ओवरा को संग्रहण में मदद करता है, यानी जो ओवा होता है उसको इकट्ठा करने में मदद करता है। इनफेंडिबुलम ओविडक्ट के चौड़े भाग से जुड़ा होता है। जो इनफेंडिबुलम होता है वो ओविडक्ट के एक चौड़े भाग से जुड़ा होता है, जिसे एम्पुला कहा जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। एम्पुला सिकरन ट्यूब में खुलता है, जिसे इस्थमस कहा जाता है। तो एम्पुला कहाँ खुलेगा, जो है हमारा इस्थमस में, जो है सिकरन ट्यूब में खुलता है, जिसको हम इस्थमस कहते हैं, जो हमारा यूट्रस यानी गर्भाशय में खुलता है। अब हम बात करते थे यूट्रस क्या होता है। एक अकेला गर्भाशय पाया जाता है। तो जो हमारे स्त्री का जो क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र होता है, उसमें एक ही गर्भाशय पाया जाता है, जो ओविडक्ट से जुड़ा होता है। और किससे जुड़ा होता है, ओविडक्ट से जुड़ा होता है, और इसे गर्भ कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, वॉम्ब, गर्भ। ओविडक्ट का आकार उल्टे नाशपाती की जैसा होता है। अभी आपको मैंने बताया, गर्भाशय की दीवार को बाहरी पैरामोट्रियम माध्यम, देखिए इसको हम बाहरी पेरीमेट्रियम, मध्य पेरीमेट्रियम और आंतरी या अंदरी पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बनाती है। मासिक चक्र के दौरान, यानी जब हम बात करें मेंसुरेशन साइकिल के दौरान, जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं को, मासिक चक्र के दौरान एंड्रोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होता है। तो जो एंड्रोमेट्रियम होता है उसके अंदर जो है साइक्लिक चेंजेस यानी चक्रीय परिवर्तन होता है। सर्विक्स क्या होता है, गर्भाशय का एक संकीर्णी नली के माध्यम से योनि में खुलता है। तो कहाँ पर खुलेगा ये, वजाइना में खुलेगा, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो गर्भाशय से जो है क्या करेगा, वजाइना में जो यूट्रस की जो एक पतली सी नली है जो वजाइना में खुलती है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अब एक्सटर्नल जेलेंशिया क्या होता है, इसके अंदर लोबिया मेजोरा, लोबिया मेनेरा मेनोरा और क्लिटोरियस जो है सिलिटोरिस शामिल है। तो एक्स्ट्रा जेंटिलेशिया में देखिए, आप बताइए क्या क्या होती है, मोनोसुपिस, मोनोस्पुबिस, लेबिया मजोरा, लेबिया मनोरा और क्लिटोरिस जो है शामिल होते हैं। और इसके अंदर कौन से जरूरी ग्लैंड होते हैं, योनि के खुलने के दोनों और एक जोड़ी बैर्थोलिन, जो बैर्थोलिन ग्लैंड है, वो ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के अलावा मेमरी ग्रंथि, मेमरी ग्रंथि जो है, मेमरी ग्लैंड,
को सहायक ग्रंथि के रूप में माना जाता है, तो जो मेमोरी ग्रंथि है वो सहायक रूप में आती है। और एलिवोलियर जो हमारी क्या होती है, एलिवोलर ग्रंथि से बनी पसीने की ग्रंथि जो है स्वीट ग्लैंड, यानी इसको स्वीट ग्लैंड होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? टेस्टिस के अंदर पुरुष बीज कोशिका द्वारा शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यानी जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवोजेनेसिस क्या किसको कहते हैं? अंडाशय में परिपक्व महिला युग्मिक कोशिकाओं को, अर्थात यानी जो मैच्योर फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं ओवा में, यानी ओवा इन ओवरी कॉल्ड ओजोनेसिस, जो ओवा का निर्माण होता है ओवरी में, उसको हम ओवोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? पुरुष युग्मशिक यानी पुरुष के जो युग्म कोशिका है यानी शुक्राणु है, और महिला का जो युग्म कोशिका यानी ओवा का निर्माण गैमेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं जब पुरुष का युग्म कोशिका यानी शुक्राणु और महिला का युग्म कोशिका यानी ओवा का फॉर्मेशन होता है या जब वो बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है खत्म होता है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है काम करता है, किस तरीके से जो चीज़ें हैं जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है। यानी प्रजनन का जो तंत्र है पुरुषों के अंदर और महिला के तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, उसको लेकर आपको बातें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। आगे की जो चर्चा करेंगे हम किसी और अन्य विषय पर चर्चा करेंगे और इसी तरीके की जो जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जिससे आपकी जो परीक्षा है वह काफ़ी अच्छी हो, आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करें। अंक के साथ-साथ ये जो बातें होती है ये एक नियमित रूप से आपको पता होनी भी चाहिए। ये आपके शरीर से जुड़ी हुई बातें होती है, इनके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। तो पेपर में अच्छा करेंगे, आपकी जो परीक्षा है उसमें अच्छा करेंगे क्योंकि उसमें इसी तरीके के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाएँगे। इन्हीं जो अभी हम पढ़ रहे हैं उन्हीं के ऊपर आपके जो सवाल हैं, इन्हीं के ऊपर आधार होगा आपके सवालों का। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, जो आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से लगन से पढ़ते रहिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में या हमसे इस कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अब हमें विदाई दीजिए। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में।